दोस्तों, आज सुबह से ही मैं इस खबर का आनंद ले रहा था कि आखिरकार किस तरीके से बातचीत चल रही है। फोन पे फोन घुमाए जा रहे हैं। एक इंसिडेंट मुझे याद आता है। वो इंसिडेंट ये है कि मान लीजिए कि आज से 5 दिन बाद में एक शादी है। लड़का और लड़की के बीच में शादी होने जा रही है। दोनों पक्षों के बीच में एक मीडिएटर भी होता है। वो मीडिएटर क्या काम करता है कि दोनों जो भी पक्ष हैं उनके बीच में एक अच्छा सा रिलेशन जो है वो एस्टेब्लिश करता है। शादी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या वहां पर होना चाहिए, क्या खाने में हो, सब कुछ अच्छा लगे, मेहमान नवाजी बढ़िया हो। तो वो मीडिएटर जो है ना, वो ये अपने आप को कुछ दिन के लिए बहुत राजा समझता है ना। उसको लगता है कि यार मैंने ही सब कुछ करवाया है। फोन पे फोन घूमते हैं, ये हो जाना चाहिए, बारात टाइम से आ जानी चाहिए, ये होना चाहिए, जाते ही पहले नाश्ता होगा, फिर पानी दिया जाएगा, ये सब कुछ होता है। वैसे ही इसी बारात की तैयारी की जा रही है। ये तो है मीडिएटर और ये है वर और वधू, है ना भाई। ये वर पक्ष है, ये वधू पक्ष है। समझ जाइए पूरी कहानी का सार क्या है। फाइनली बातचीत हो रही है इस्लामाबाद के अंदर और पाकिस्तान में ये मीटिंग होनी जा रही है। ऐतिहासिक इस मीटिंग को बताया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से उसके इतिहास में ये बात दर्ज होने वाली है। आपने अब्राहम अकॉर्ड का नाम सुना होगा। अब्राहम अकॉर्ड जो कि सितंबर 2020 में किया गया था बिटवीन इजराइल एंड अरबियन कंट्रीज, जो कि यूएस की मध्यस्थता के अंदर हुआ था। अब वैसे ही इस्लामाबाद अकॉर्ड होने वाला है पाकिस्तान की मध्यस्थता के अंदर, जिसको ईरान और यूएसए के बीच में होना है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ईरान की क्या डिमांड्स हैं, यूएसए की क्या डिमांड्स हैं, दोनों म्यूचुअल कौन सी अंडरस्टैंडिंग पर वो आ सकते हैं, किस पर फाइनलाइज हो सकता है, और न्यूक्लियर डील को लेकर किस तरीके से ये दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं। तमाम बातें आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन इस मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, वो सब कुछ हम लोग आज देखेंगे। ईरान में क्या कुछ चला था आप लोग भूलिए मत। ईरान के अंदर जिस तरीके से अयातुल्लाह खामनेई के समर्थक सड़कों पर थे, पहले तो लग रहा था जिस तरीके से यूएसए ने इमेज बिल्ड की थी कि यहां पर लीडरशिप है, यहां के लोग यहां के लीडर के खिलाफ हैं, और जैसे ही वो लीडर खत्म हुआ लोग सड़कों पर आ गए। अमेरिका की सांसें उखड़ गई कि यार ये क्या हुआ। हम तो सोच रहे तख्ता पलट करेंगे और रजा पहलवी को लाकर बैठाएंगे पपेट के तौर पर, लेकिन ये सब कुछ पासा ही पलट गया। रही कहीं कसर नाटो कंट्रीज ने पूरी कर दी। अमेरिका समझ रहा था ये सब मेरा साथ देंगे, ये सब मेरे भाई बंधु हैं। ना 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 ना, कभी ऐसा नहीं होता है, जिंदगी में भी नहीं होता है। जो इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, घमंड में होता है, उसका साथ उसके भाई बंधु भी नहीं देते हैं। अमेरिका का ये जो घमंड था वो जमीन पर आया। नाटो कंट्रीज ने औकात दिखाई अमेरिका को कि भाई तुम्हारे कहे अनुसार नहीं चलेंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो हमारे काम से चलती है, तुम्हारे काम से हमारी इकोनॉमी नहीं चलती है। यह अमेरिका को समझ में आ गया। अमेरिका ने कहा कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, क्यों ना अब सीज फायर किया जाए। चाइना को तैयार किया गया। चाइना ने अपनी मेंटेलिटी बनाई, साइकोलॉजी बनाई, और ईरान से कहा कि भाई ठीक है यार, तुम पीछे हटो, कुछ नहीं तुम्हारा नुकसान होगा। ईरान बोला कि ठीक है यार, हम भी जो है डील फाइनल करते हैं। उधर से अमेरिका जो है उसके ऊपर नाटो कंट्रीज का दबाव आया और अमेरिका ने कहा कि यार चलो, लेकिन बीच में किसको लें? बीच में ऐसे मुर्गे को लें जो कि ताकतवर ना हो, सोचने समझने की शक्ति ना हो, अपना दिमाग ना लगाए। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो ईरान की सड़कों के ऊपर चल रहा था। अब इस प्लान के अंदर इनसाइट बात क्या होगी उसको हम लोग जानेंगे, लेकिन बात यह है इस्लामाबाद अकॉर्ड एक साइन होने के लिए जा रहा है। तबाही होगी। अब जो आपने नहीं सोचा वो अब होगा। अब तक पता है क्या है, ये जो सीज फायर हुआ है ये बेसिकली इजराइल चोरी छिपे हिजबुल्लाह, ये जितने भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उनको खत्म कर रहा है। लबनान के अंदर दबा के हमले हो रहे हैं, भले ही न्यूज़पेपर में ना आ रहा हो, लेकिन कुछ मीडिया ऐसे हैं जो कि रियल न्यूज को जो है आउट करते हैं, और लेबनान के अंदर जो ठिकाने हैं हिजबुल्लाह के, वहां पर जबरदस्त अटैक चल रहे हैं और दबे पांव अमेरिका अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होने के लिए जा रहा है। यह प्लान 2 इससे स्टेज के अंदर प्रपोज्ड किया गया है, मतलब 2 स्टेज के अंदर यह होगा। इमीडिएटली सीज फायर होगा और उसके बाद में फाइनल एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। सीज फायर कुड लीड टू रीओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर बात की जा रही है। फाइनल डील विद इन 15 to 20 डेज में इंक्लूड न्यूक्लियर और सैंक्शंस जो है उनसे भी रिलीफ के तौर पर बात की जाएगी।
मैप में देखिए आप इस मैप में देखेंगे, ये पाकिस्तान का मैप है और ये है बलोचिस्तान। बलोच बलोच बलोच, आज बलोच बलोच चल रहा है ना, कि बलोच ने किस तरीके से पाकिस्तान के नाक में दम किया। ये जो आप ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर देख रहे हैं, ये 900 किलोमीटर की बॉर्डर है, कोई छोटी मोटी नहीं है, 900 किलोमीटर की बॉर्डर है। पाकिस्तान को यह पता है कि अगर बलूचिस्तान यहां से एक्टिव हो गया और ईरान को अपने पक्ष में कर लिया, तो फिर बलूचिस्तान को अलग होने से पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा और बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो अटैक करेगी कहां पर, पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि अगर बलूचिस्तान को ईरान का समर्थन मिल गया तो फिर तबाही मचेगी। क्यों? क्योंकि ईरान के अंदर है शिया मुस्लिम। पूरे विश्व के अंदर पहले नंबर पर आता है ईरान शियाओं को लेकर, और सेकंड नंबर पर आता है पाकिस्तान। हमारे लिए दुख की बात, दर्द की बात यह है कि जब ईरान के अंदर अटैक हो रहे थे उस समय भारत से लगभग 19.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे कश्मीर से। जानकर आपको सरप्राइज होगा, 19.5 करोड़ रुपए ईरान में भिजवाने के लिए। क्या इसका कोई प्रूफ होगा कि उससे टेरर फंडिंग नहीं की जाएगी? बताइए, वो 20 का 20 करोड़ क्या पहुंच जाएगा क्या? मैं तो ये गनीमत मानता हूं कि 5 करोड़ भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। अजमल कसाब जैसे युवाओं को भटकाने के लिए अपनी राह से 15 करोड़ काफी होंगे। 15 करोड़ के अंदर तो ये मान के चलिए कि 30 अजमल कसाब ये तैयार करेंगे, तो उससे टेरर फंडिंग नहीं होगी। इस बात का क्या बेसिस है बताइए? इंडिया से जब पैसा ईरान के अंदर जा रहा है और वो भी वहां का दर्द यहां झलक रहा है। ठीक है, चलो, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, अगर उसको पावर मिल गया ईरान से, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया ईरान का तो ईरान साथ देगा बलूचिस्तान का। और बलूचिस्तान जो है आपको पता ही है क्या तहलका करता है वो, बीएलए, ट्रेन हाईजैकिंग वगैरह। तो पाकिस्तान को यह लगता है कि यार हम तो सेकंड शिया हैं, पूरी विश्व की पॉपुलेशन के अंदर जो शिया मुस्लिम्स हैं उनका हमारे पास में सेकंड पोजीशन है। तो पाकिस्तान को लगता है कि हमको तो ईरान का साथ देना ही चाहिए, ईरान का साथ देना ही चाहिए, इसलिए वो बीच में आया और ईरान का साथ नहीं दिया तो बहुत कुछ हो सकता है। और पाकिस्तान का इस्तेमाल कौन कर रहा है? यूएसए इस्तेमाल करेगा जब पाकिस्तान के बारे में लगेगा कि यार ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कर लिया हमने अफगानिस्तान में पहुंचने के लिए, ईरान में पहुंचने के लिए, बस इसका काम हो चुका है। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखिए। सबसे पहली बात तो यह है, शेयर मार्केट पाकिस्तान का 14,000 पॉइंट ऊपर चला गया अपवर्ड। जैसे ही आप देखिए यहां पर ये डाउनफॉल पर था, मार्च में देखिए बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया, थोड़ा सा अप्रैल में उठने की कोशिश की इसने, जैसी सीज फायर की बात आई थोड़ा सा उठा, वापस से नीचे आया, और 8 अप्रैल को जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद में इसका मार्केट देखिए शट एक बार में ही 14,000 पॉइंट तक पहुंच गया। और वो कहां तक पहुंच गया? 1,65,206 तक। है ना बड़ा सरप्राइजिंग। तो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट जो है वो इससे हिल गया। क्या भारत का स्टॉक मार्केट को कोई फर्क पड़ा था? नहीं, केवल एनर्जी सेक्टर को ही फर्क पड़ा था, इसके अलावा किसी को फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि वी आर डिपेंड ऑन आवर डोमेस्टिक मार्केट, नॉट टोटली ऑन इंटरनेशनल मार्केट। फूड ग्रेन्स वगैरह हम लोग अपनी परंपराओं के अंदर जीते हैं। क्या हमारे पास में चूल्हा नहीं है जलाने के लिए? बताइए, क्या एलपीजी की बदौलत गोबर गैस होती है उससे भी तो हम लोग जीते हैं, पहले खाना बनता ही था। तो ट्रेडिशन को अपनाने में इसलिए तो कहते हैं आप लोगों से, इसीलिए कहते हैं कि इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कीजिए। जितना आप इंडियन कल्चर से बाहर निकलेंगे ना, हम लोग इन वेस्टर्न कंट्रीज के ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इनके शिकार बन जाएंगे। आप मुझे बताइए, अगर इंडियन ट्रेडिशन आज जिंदा ना होती तो हमारे देश में हाहाकार होता है एलपीजी को लेकर। आज बहुत सारी महिलाएं चूल्हा जलाती हैं, जलाती कि नहीं जलाती हैं? आप बताइए क्यों, क्या इंपैक्ट पड़ा उसका। और आज अपने भारत के अंदर जो इंडियन वुमेन्स हैं उनको ये सीखना चाहिए कि चूल्हे जलाकर रोटी बनाई जा सकती है। समझ रहे आप? तो बात यह है कि इंडियन ट्रेडिशन इसलिए जरूरी है। आप इस बात का समर्थन करेंगे। अब देखिए कि ईरान की तरफ से क्या डिमांड है। ईरान कहता है कि नॉन एग्रेशन गारंटी, भाई आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। एक बात यह कहता है ईरान, हार्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल होगा। वेरी गुड। ईरान और ओमान देख लीजिए, दोनों ही कंट्रोल करते हैं। ईरान की डिमांड है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का अधिकार होगा। मुझे मुश्किल लगता है ये तो मिले। सभी सैंक्शंस हटा लिए जाएंगे, मुझे लगता है पार्शियली हटाए जाएंगे, पार्शियली जो है वो हटाए जाएंगे। फिर यूएन और आईएईए, इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसका रेजोल्यूशन खत्म हो, मतलब कोई भी औचक निरीक्षण
ईरान के अंदर ना हो, ईरान डिमांड कर रहा है। कंपनसेशन फॉर वॉर डैमेज, जो भी कुछ हुआ है, डैमेज हुआ है, सैनिक मरे हैं, कुछ भी हुआ है, उनका डैमेज जो है वो कौन देगा? अमेरिका देगा। यूएस फोर्सेस की वापसी होगी, विड्रॉ करेगा वो गल्फ कंट्रीज से। फ्रोजन एसेट्स रिलीज किए जाएंगे, किसके? ईरान के। साथ ही में पूरे क्षेत्र के अंदर वॉर जो है उसको रोक दिया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन फंड भी दिया जाएगा। जो बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं, ये ईरान की डिमांड है। समझ में आ गई आपको? यूएस की डिमांड के ऊपर चलते हैं कि यूएस क्या चाहता है। यूएस चाहता है कि नो न्यूक्लियर वेपन, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनेगा, और अगर न्यूक्लियर एनरिचमेंट करेंगे यूरेनियम तो वो भी एक लिमिट में होगा। लिमिट कितना? 3.67%। इस लिमिट के अंदर ही आप क्या करेंगे? एनरिचमेंट करेंगे। ओके, आईएईए इंस्पेक्शन करेगा। प्रॉक्सी ग्रुप्स जो है वो बंद हो। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है ना, यमन के अंदर हुतीज है, हमास है, ये सारे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान के, वो बंद होंगे। हार्मुज पूरी तरीके से ओपन होगा। सैंक्शंस के अंदर रिलीफ जो है हम लोग देंगे, पार्शियली देंगे, और यूएस फोर्सेस मौजूद रहेंगी। अब किस बात को लेकर वहां पर फाइनलाइज हो सकती है ये डील? सुन लीजिए, फाइनलाइज मैं आपको बता दूंगा एक बार के अंदर ही। 100 सुनार की एक लोहार की। सुनिएगा आप, बात क्या है। न्यूक्लियर वेपन चलो कोई बात नहीं, हम लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग न्यूक्लियर एनरिचमेंट तो करेंगे, क्योंकि कल को हमको मिसाइल्स बनाने की जरूरत है। तो ईरान जो है इसको पार्शियली जो है एक लिमिट डिसाइड कर सकता है। हां, वो ये कहेगा कि आईएईए जो इंस्पेक्शन करेगा हमारे देश में आकर कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है, पार्शियली जो है आप लोग इंस्पेक्शन कर लीजिए, इतना वो कह सकता है। प्रॉक्सी ग्रुप बंद नहीं होंगी, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। हार्मुज पूरी तरीके से ओपन, बिल्कुल ओपन कर देगा ईरान। सैंक्शंस के अंदर रिलीफ, पार्शियली रिलीफ दिया जाएगा। और यूएस फोर्सेस जो है कोई बात नहीं रहे, लेकिन आप उनकी संख्या को कम कर दीजिए, घटा दीजिए। इस बात के ऊपर कौन तैयार हो जाएगा? ईरान तैयार हो जाएगा। ईरान अमेरिका दोनों तैयार हो जाएंगे। अब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA है ना, इसके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि 2015 के अंदर जो डील हुई थी बिटवीन P5 कंट्रीज, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया प्लस जर्मनी इसके अंदर है, P5+1 कंट्रीज, और यूरोपियन यूनियन इसके अंदर शामिल था। और ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन एक्सचेंज फॉर द लिफ्टिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस। ओके, तो यही बात वापस से होने जा रही है। इसी के ऊपर मतलब ये मान के चलिए इसका कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा जो पहले बात हो रही थी। कोई नई बात नहीं होगी, आपको सरप्राइज करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये शादी होने के लिए जा रही है बिटवीन यूएसए, तो यूएसए है लड़का, है ना, वर, और वधू कौन है? ईरान है, और मीडिएटर पाकिस्तान है। भाई शादी के अंदर ये इंतजाम करना, नाश्ता वगैरह ठीक से करना, भाई ऐसा है, डील होने के लिए जा रही है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं जिनकी मदद से आप अपने फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको आप पार कर सकते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज जो है आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। वो चुनौतियां ही होती हैं जो कि आपके जीवन के अंदर बदलाव ला सकती हैं, और चुनौतियों के अंदर ही अवसर को खोजा जाता है। जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं है, ये मान के चलिएगा कोई जान नहीं है उसकी जिंदगी के अंदर, ठीक है। तो आप इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए और जीवन के अंदर आगे बढ़िए। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।